आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तम। दिल्ली दंगे पर दिल्ली पुलिस की जिस तरीके से लगातार कार्रवाई चल रही है, वो कहीं न कहीं संदेह के घेरे में खटकती ज़रूर है, क्योंकि जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, छात्रों को उठाया गया, फिर एक-एक कर उन नामों को टारगेट किया गया, जो लगातार सीए एनआरसी प्रोटेस्ट का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे थे और फिर उसके बाद शर्जिल इमाम से गिरफ्तारी शुरुआत होती है, फिर उमर खालिद तक गिरफ्तारी पहुंच जाती है। उमर खालिद को लेकर के किस तरीके से कार्रवाई अभी तक दिल्ली पुलिस ने की है, क्योंकि ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने 11 घंटे तक पूछताछ की और 11 घंटे की पूछताछ के बाद उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उमर खालिद की गिरफ्तारी पर देश भर में एक प्रोटेस्ट होता है, देश भर में एहतजाज दर्ज कराया जाता है। पर उमर खालिद पर दिल्ली पुलिस 10,000 चार्जशीट पन्नों की कोर्ट में एविडेंस देती है, पर उन 10,000 में उमर खालिद का कहीं जिक्र नहीं होता, कहीं उमर खालिद का नाम नहीं होता। इन्हीं सब पहलुओं पर बात करने के लिए मेरे साथ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब और उमर खालिद के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे साफ तौर पर जानना चाहूंगा कि इलियास साहब, जिस 10,000 पन्नों की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस उमर खालिद का दिल्ली दंगे भड़काने में नाम नहीं लेती, 11 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कैसे देख रहे हैं इन चीजों को आप? देखिए, असल में ये जो चार्जेस फ्रेम किए गए उमर खालिद और दूसरे सीए एनआरसी के एक्टिविस्ट जो थे उनके खिलाफ में, ये सब फेक चार्जेस हैं। जाहिर बात है कि हर आदमी जानता है कि दिल्ली दंगे किसने करवाए थे, कौन इसके पुष्ट पर था, किसने साजिश रची थी, किसने लोगों को उकसाया था, कौन सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए, मरने वाले कौन ज़्यादा हैं, किनका घर बार लूटा, कौन सबसे ज़्यादा उजाड़े गए, ये सब सबके सामने ये बहुत वाज़ेह है। ये दिल्ली पुलिस जो है इसको एक झूठा रंग देने की कोशिश कर रही है और सीए आवाज आ रही है कासिम साहब? तो ये जो सूरत-हाल है, ये सूरत-हाल बहुत ही अफ़सोसनाक है कि ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस जो है बीजेपी और ख़ास तौर से होम मिनिस्ट्री का जो अपना नैरेटिव है इस सिलसिले में, उसी के अंदर रंग भरने की कोशिश कर रही है। आप देखिए कि जो चार्जेस इन लोगों पे लगाए गए हैं, उनको कोई भी आदमी जो एक आम सी समझ रखने वाला आदमी भी अगर उसको पढ़ेगा, तो उसमें सिवाय उसे हँसी आएगी कि भई ये किस तरह की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि उमर खालिद और खालिद सैफी और ताहिर हुसैन के दरमियान एक मुलाकात हुई थी, पैसे का लेन-देन उसमें तय हुआ था। उमर खालिद की यानी ताहिर हुसैन से कोई मुलाकात नहीं हुई। ताहिर हुसैन से उमर खालिद कभी नहीं मिले, लेकिन उमर खालिद को ताहिर हुसैन के साथ लिंक किया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि उमर खालिद ने जो है वो सीए एनआरसी पर सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे मुल्क के अंदर तकरीरें की है और वो तकरीरें जो थी वो उनकी स्पीचेस जो है वो पब्लिक डोमेन में मौजूद है। जिस तकरीर को बुनियाद बनाकर उमर खालिद को फंसाया गया है वो अमरावती महाराष्ट्र की तकरीर है, स्पीच है जो वेलफेयर पार्टी के प्रोग्राम में उन्होंने की थी, जिसकी सदारत मैं खुद कर रहा था। वो तकरीर भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है, आप खुद देख सकते हैं कि उमर खालिद उसके अंदर गांधी जी की बात कर रहे हैं, गांधी के आदर्शों की बात कर रहे हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं और ये नफरत के जवाब में मोहब्बत की बात कर रहे हैं। उसमें कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि ये लगता हो कि इसमें कोई दंगों के लिए आह्वान दिया जा रहा हो। तो ये जो चार्जशीट है या ये चार्जेस जो बनाए गए हैं, ये सब चार्जेस फेक किस्म के चार्जेस हैं। लेकिन जाहिर है कि अगर आप उमर खालिद के ऊपर जो चार्जेस यानी जो दफाएं लगाई गई हैं, जो सेक्शंस लगाए गए हैं, अगर आप उसको उठाकर देखेंगे तो तकरीबन 24 धाराएं उन पर लगाई गई हैं और उसमें यूएपीए और आर्म्स एक्ट के अलावा 124A, 302, 305, 120B इस तरह की संगीन दफात लगाई गई हैं ताकि उमर खालिद को आसानी से बेल ना मिल सके। इसकी वजह यही है कि इनके पास उमर खालिद के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है जिसमें वो कोर्ट में साबित कर सके। तो जाहिर बात है कि वो अब ये संगीन धाराएं लगाकर इस केस को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं और जिन जिन लोगों के नाम इस केस में लाए गए हैं, जैसे योगेंद्र यादव हैं, अपूर्वानंद हैं और मेरा भी नाम उसमें जोड़ा गया है, कविता कृष्णन का नाम जोड़ा गया है,
ये सूरत-हाल ऐसा लगता है कि जिस तरह भीमा कोरेगांव के केस में किया जा रहा है कि हर 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद एक आदमी को गिरफ्तार किया जा रहा है, वो इसको प्रोलॉन्ग करने की टैक्टिक है कि केस को प्रोलॉन्ग करने के लिए हर और आप कोर्ट पे ये कहेंगे कि भाई हमारे पास एक आदमी आया है, उससे पूछताछ करना है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट लाएंगे और केस को कोर्ट पे चलने नहीं देंगे। ये जो पुलिस का रोल है, ये बहुत ही खतरनाक है। पुलिस का काम जो है वो रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना है। पुलिस का काम ये कि जो असल दंगाई है उनको पकड़ना है, लेकिन यहाँ दंगाई जो असल है उनके खिलाफ तो यानी एफआईआर तक नहीं की गई है, उनसे पूछताछ की गई और उनकी जो वर्जन था उसको कबूल कर लिया गया। अगर आज आप अखबार को देखेंगे तो कपिल मिश्रा से जो कुछ आज के अखबार में खबर आई है कि उनसे पुलिस ने स्पेशल सेल ने बुलाकर बात की है, लेकिन उन्होंने जो वर्जन दिया उसको एज इट इज कबूल कर लिया। और जो लोग जिन सीए एनआरसी वगैरह के जो एक्टिविस्ट थे वो कोई बात कह रहे हैं तो उसको जो है गलत रंग दिया जा रहा है। तो ये जो पूरा अप्रोच है, ये अप्रोच ये दर्शाता है कि हमारे देश की पुलिस जो है वो हुक्मरानों के हाथ में कठपुतली बन गई है। इलियास साहब, मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा क्योंकि मेरे जहन में दो सवाल आते हैं। जैसे कि आपने कहा कि अमरावती में भाषण दिया उमर खालिद ने, उस भाषण की वजह से जो है दिल्ली में दंगा भड़क गया, दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है। और दूसरा आरोप जो है दिल्ली पुलिस वो लगाती है कि दिल्ली में दंगा भड़का करके उमर खालिद बिहार भाग जाता है। क्या देखते हैं जो तस्वीर बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि हम लगातार ये भी देख रहे हैं जैसे ही उमर खालिद की गिरफ्तारी होती है तो ट्विटर पर आकर के कपिल मिश्रा खुद लिखते हैं कि देखिए इस्लामिक आतंकवादी उमर खालिद गिरफ्तार हुआ, इनके माई बाप भी गिरफ्तार किए जाएंगे। तो कैसे देखते हैं इन चीजों को आप? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं आपको, जिन तारीखों में दिल्ली में दंगे हुए थे उमर खालिद उन तारीखों में दिल्ली में थे ही नहीं, ना उससे पहले थे ना उसके बाद थे। एक लंबे अरसे तक के वो, जैसा कि मैंने बताया आपको, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सीए एनआरसी की जो तहरीक चल रही थी उसमें उमर खालिद हर जगह बुलाए जा रहे थे स्पीच के लिए, तकरीरों के लिए। तो उमर खालिद तो उस दरमियान दिल्ली में थे ही नहीं, तो उनको दिल्ली दंगों से किस तरह कनेक्ट किया जाएगा बताइए आप। दूसरी बात ये कि कपिल मिश्रा का रोल बहुत क्लियर है। कपिल मिश्रा डीसीपी के सामने बाज़ाब्ता धमकी देते हैं, अगर आपने 2 दिन के अंदर यहाँ से इसको हटाया नहीं तो फिर हम अपने हाथ में कानून को ले लेंगे। इस तरह की बातें करने वाले आदमी को आप उसके खिलाफ एफआईआर तक नहीं करते हैं, जबकि कपिल मिश्रा की पूरी तकरीर भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है। तो ये इससे जो तस्वीर बनती है वो बहुत ही ख़राब तस्वीर बनती है कि जिन लोगों का काम मुल्क में कानून की रखवाली करना है, कानून की हिफाजत करना है, संविधान की हिफाजत करना है, वही लोग कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। क्योंकि इलियास साहब, जैसे कि ये देखा जा रहा है उमर खालिद का मीडिया ट्रायल भी जोरों शोरों पर है। प्रिंट मीडिया में लगातार अगर मैं बात करूं, अमर उजाला लगातार उमर खालिद के खिलाफ लिख रहा है और ये भी दावा किया गया प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए कि उमर खालिद ने दिल्ली दंगे में उनके ऊपर लगे आरोपों को मान लिया है। उन्होंने ये माना है कि उन्होंने ये दिल्ली दंगा भड़का लिया है। जो मीडिया ट्रायल चल रहा है उमर खालिद को लेकर के, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि उमर खालिद के साथ जो गुफ्तगू पुलिस की हो रही है इस वक्त में, हम में कोई नहीं जानता कि क्या गुफ्तगू हो रही है उनके साथ में। तो ये मीडिया को कहाँ से चीजें मिल रही है कि वो उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया। उमर खालिद ने साफ तौर पे, जो उससे पहले पूछताछ हुई थी, उनको अभी जो रिमांड में लिया गया, उसमें साफ तौर पे कहा उन्होंने, मेरा कोई दूर दूर तक भी ताल्लुक नहीं है इन मामला से, और ये कि उन तारीखों में दिल्ली में मौजूद ही नहीं था और मैं ताहिर हुसैन से कभी मिला ही नहीं हूँ। आप उनके पूरे ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, उनके लोकेशन देख सकते हैं, पुलिस के पास उनका फोन मौजूद है। सब चीजों से ये बात, देखिए बिल्कुल यही सूरत हाल 2016 में थी, जब यहाँ पे मीडिया ये बार बार कह रहा था कि उमर खालिद पाकिस्तान गया कई बार और उमर खालिद बाहर गया कई बार। तो जब मैंने मीडिया में आके ये कहा कि जिस आदमी पे आप ये इल्जाम लगा रहे हैं उस आदमी के पास में तो पासपोर्ट तक नहीं है, तो पासपोर्ट अगर नहीं है तो कोई आदमी बाहर कैसे जा सकता है। लेकिन मीडिया का प्रॉब्लम ये है कि वो इसकी जहमत नहीं करता है कि हम जो बात कह रहे हैं वो साबित भी होनी चाहिए, सच है या नहीं। बस आप जितना झूठ बोल सकते हैं बोलिए, ताकि और पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कीजिए। जब सच सामने आएगा उस वक्त तक सब लोग भूल जाएंगे। ये जो अप्रोच है मीडिया का, ये बहुत ही खतरनाक अप्रोच है। मीडिया को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। देखिए,
डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये कहा जाता है कि मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। लेकिन अगर फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी के साथ इस तरह की खिलवाड़ करे, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इस तरह खिलवाड़ करे, झूठी और फेक न्यूज को प्रोपोगेट करे, तो फिर उस डेमोक्रेसी का हाल क्या होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जी, इसी के साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आज के अखबारों को पन्नों को पलट कर देखें तो उसमें साफ तौर पर लिखा गया है उमर खालिद के लिए कि परिवारों से मिलने की इजाजत जो है कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से कोर्ट ने ये कड़ा कदम उठाया है? देखिए, हम भी ये बात समझने से कासिर है, इसलिए कि 2016 में भी उमर खालिद गिरफ्तार हुए थे। पहले 4 दिन तक के वो पुलिस रिमांड में थे, 3 दिन जो है वो पुलिस थाने में थे उधर, और उसके बाद 1 दिन स्पेशल सेल में थे। चारों दिन हमसे मिलने दिया गया था फैमिली से। लेकिन इस बार ये अजीबोगरीब मामला है कि फैमिली से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। एक 10 दिन तक के आप रिमांड में रख रहे हैं, और उसके हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या मामला है, उसके साथ किस तरह की बातचीत हो रही है, क्या हो रहा है, हमको कुछ नहीं जानते। लेकिन हम जाहिर है कि ये फैमिली से, ये तो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है। हम तो समझते थे कि जुडिशरी हमारी बात मानेगी और हमको मुलाकात का मौका देगी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, तो उसका हम क्या कर सकते हैं। जी, इसी के साथ साथ ये भी सामने आया कि आपने आज जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब को एक लेटर लिखा है। उस लेटर में क्या मांगे की गई हैं आपकी तरफ से? देखिए, इस वक्त में आप देखिए पार्लियामेंट में जिस तरह के बिल यानी बहुत ही उज्जलत में, बहुत तेज रफ्तारी के साथ मंजूर करवाए जा रहे हैं कोविड के अंदर, तो ऐसा लगता है कि हमारे देश की पूरी दशा और दिशा को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। ये जो 3 बिल कल परसों मंजूर किए गए हैं पार्लियामेंट में हंगामे के दरमियान में, और उसमें लोगों ने बार बार मुतालबा किया कि इसे सिलेक्ट कमेटी के हवाले किया जाए, सिलेक्ट कमेटी के हवाले नहीं किया गया। लोगों ने कहा कि डिवीजन करवाइए, जो वोट हुआ उसका वो डिवीजन नहीं करने दिया। हड़बों के दरमियान में वॉइस वोट से जो है वो मंजूर कर लिए गए। ये जो तीनों बिल है वो फार्मर्स के खिलाफ है, हमारे देश के किसानों के खिलाफ है। आप देखिए हमारे देश में एक लंबे अरसे से किसान किस बुरी हालत में है। हर 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 साल जो है उनके खुदकशी के, आत्महत्या के वाकयात बढ़ते ही जा रहे हैं। उनकी जो बुआई करते हैं वो बुआई का उनको दाम नहीं मिलता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, वो तो मार अलग है। इसके अलावा जब वो फसलें कट के मैदान में आती है तो उनको उसके दाम नहीं मिलते हैं। अब सरकार ने जो बिल पेश किए हैं वो बिल से उसमें जो प्रोविजंस हैं उसके नतीजे में ऐसा लग रहा है कि ये पूरा सेक्टर जो है वो कारपोरेट के हवाले होने जा रहा है, पब्लिक सेक्टर उनके हवाले होने जा रहा है, और जो छोटे और मध्यम वर्ग के जो किसान हैं वो बुरी तरह इससे मुतासिर हो जाएंगे। तो पहले ही किसानों की हालत खराब है और अब ये बिल मंजूर करवाए गए हैं। तो हमने राष्ट्रपति को एक खत लिखा कि साहब ये बिल जो है वो किसानों के विरुद्ध है, किसानों के खिलाफ है, और इन बिलों को आप मंजूरी न दें, इस पे असेंट न दें, और ये बिल को वापस कर दें सरकार को कि ये बिल जो है वो किसानों के खिलाफ है, उनके हित के खिलाफ है। तो इसलिए इन बिलों को लौटा दिया जाए। इसलिए हमने आज राष्ट्रपति जी को खत लिखा है। जैसे कि आपने खत लिखा है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि तानाशाही फरमान के चलते हर बिल को पास किया जा रहा है, चाहे वो दलित विरोधी किसी बिल की बात हो, चाहे मुस्लिम विरोधी बिल की बात हो। अब किसानों के साथ जिस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाया गया, इन पहलुओं पर भी मैं बात करूंगा। पर जिस तरीके से देखा गया कि विपक्ष बोलता रहा कि आप वोटिंग करिए, वोटिंग के जरिए आप बिल को पास करवाइए, पहले माइक की आवाज सदन में काट दी जाती है विपक्ष की, और फिर अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि हमने ये बिल पास करा लिया है। उसके बाद की तस्वीरें जो हैं मीडिया उस पर बात करता है, पर जो तानाशाही रवैया संसद के अंदर अपनाया गया उसको किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए, असल में ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त में वो उसका पूरा मिजाज जो है अथॉरिटेरियन है, पूरे पावर को सेंट्रलाइज किया जा रहा है। अभी आप देखिए ये जो बिल मंजूर किए गए, पहले चाहे हम एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, चाहे ये बिल की बात करें, इस बिल का दूसरा बड़ा खराब पहलू ये है कि ये जो फार्मर्स के जो इश्यूज हैं और फार्मर्स वाले जो मामला हैं वो हमारे यहाँ कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। इसका मतलब है कि स्टेट को भी पावर्स हैं, लेकिन जब आप स्टेट को नजरअंदाज करके इस तरह के बिल मंजूर कर लेते हैं तो इसका मतलब ये कि जो हमारे मुल्क का जो फेडरल स्ट्रक्चर है
उस फेडरल स्ट्रक्चर को आप जबरदस्त यानी नुकसान पहुंचाते हैं। और अब देखिए, अब इसके बाद में फिर वो मजदूरों के सिलसिले में बिल लाए जा रहे हैं। मजदूरों को जो हमारे यहाँ अभी तक के हमारे देश के कानून में मजदूरों को लेबर लॉस के जरिए से जो सुविधाएं मिली हुई थी, जो प्रोटेक्शन मिला हुआ था, उस प्रोटेक्शन को ये सरकार खत्म करना चाहती है। तो अब देखिए, अगले चंद दिनों के अंदर मजदूरों से मुताल्लिक बिल आने वाला है, और जिस तरह से इन्होंने फार्मर्स के बिल को पार्लियामेंट से मंजूर करवाया, ऐसा लगता है कि बिल्कुल यही रवैया जो है वो उसके साथ भी होगा। अभी कोविड का एक बहाना है, कोविड के बहाने से जो है पहले तो प्रश्न काल को यानी सवाल जवाब के वक्फे को खत्म कर दिया गया, और उसके बाद बहस भी नहीं करवाई जा रही बिलों के ऊपर जैसी बहस करवानी चाहिए। फिर ये मुतालबा कि भाई इसे सिलेक्ट कमेटी के हवाले किया जाए। ज़ाहिर है कि लोकसभा में इनकी मेजॉरिटी है, वहाँ तो जो चाहते हैं मंजूर कर लेते हैं, लेकिन जब राज्यसभा में आता है तो फिर राज्यसभा के अंदर जिस तरह से ये यहाँ आपके आप देखिए कि पार्टियों से सौदेबाजी हो रही है, कुछ लोग वॉकआउट कर जा रहे हैं, कुछ लोग चले जा रहे हैं, और जो लोग इसमें डिवीजन चाहते हैं कि भाई ठीक है, वोट अगर आप करवा रहे हैं इसके ऊपर में तो उसका डिवीजन दीजिए, किसने यस कहा किसने नो कहा, वो स्पेसिफिकली सामने आना चाहिए। ये कैसी डेमोक्रेसी है, कैसी गवर्नमेंट है कि उसके लिए भी तैयार नहीं होती है, और जिस वाइस वोट से हंगामा आराई के दरमियान में उस तरह के बिल मंजूर कर लिए जाते हैं। तो देखिए, हमारा देश बहुत तेजी के साथ में जो है फांसीवाद की तरफ में बढ़ता जा रहा है, और पूरी पावर्स को सेंट्रलाइज किया जा रहा है, पूरी अथॉरिटेरियन अप्रोच इख्तियार किया जा रहा है। हमने देखिए एक चंद साल इमरजेंसी के देखे थे, उस पर आज तक वावेला मचाया जाता है, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है कि ठीक है, यानी आप बैकडोर से आपने इमरजेंसी लगा दी है पूरे मुल्क में, न तो अपोजिशन पार्टियों को बोलने की आज़ादी है, ना ये कि वो जो रूल्स हैं राज्यसभा और लोकसभा के, उसके मुताबिक हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा चलाई जा रही है। तो ये जो पूरा अप्रोच है, इस अप्रोच पे अगर पब्लिक खड़ी नहीं हुई तो हमारा जो लोकतंत्र है वो पूरी तरह खत्म होकर रह जाएगा। जी, इलियास साहब, मैं घूम करके आता हूँ उमर खालिद के मुद्दे पर, क्योंकि हमने ये देखा कि मीडिया जो है वो लगातार नफरत फैला रहा है, गोदी मीडिया झूठी खबरें प्रकाशित करता है, पर जब यही मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से कहता है कि आप गोदी मीडिया पर है जो लगाम लगाइए, केंद्र सरकार की तरफ से जवाब जाता है कि देश में नफरत जो है वो गोदी मीडिया नहीं डिजिटल मीडिया फैला रहा है, जो सोशल मीडिया पर लगातार मोदी सरकार की नाकामियों को दिखाता है। तो केंद्र सरकार का जो ये जवाब है कि ये माना जाए कि नफरत के एजेंडे को बढ़ावा देने में केंद्र सरकार ने खुला लाइसेंस दे दिया है मीडिया वालों को। देखिए, इस वक्त में हमारे यहाँ टीवी चैनल जो कुछ कर रही है, उससे समाज में जो इंतशार पैदा हो रहा है, जो समाज के अंदर जो दुनिया बढ़ रही है, जो हिंदू मुसलमानों के दरमियान में भेदभाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरे सेक्शंस के दरमियान जो दरारें पैदा की जा रही हैं, उसमें हमारा जो गोदी मीडिया है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ये जो केंद्र सरकार ने, और ख़ास तौर से ये जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मामला था, वो मामला सुदर्शन चैनल के हवाले से था। सुदर्शन चैनल जिस तरह का वो प्रोग्राम मुसलमानों से मुतालिक करना चाहता था, सिविल सर्विसेज को लेकर, यूपीएससी के एग्जाम्स को लेकर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उसी पे बहस चल रही है। तो ये होना तो ये चाहिए था कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की हिमायत करनी चाहिए थी, और सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाहिए था कि जो मीडिया भी इस तरह की गलत खबरें पेश करता है, जो समाज में दरारें पैदा करता है, जो समाज में भेदभाव पैदा करता है, जो समाज को बांटने की कोशिश करता है, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, उसके लिए कुछ रूल्स सेट होने चाहिए। वो बजाय उनके उनके ये कहने के केंद्र सरकार जो है उनके दिफा में खड़ी हो जाती है, उनकी हिमायत में खड़ी हो जाती है। वो ये कहती है कि नहीं, आप ऐसा कोई काम मत कीजिए, इसमें कोई पाबंदी मत लगाइए, अगर पाबंदी लगाना ही है तो डिजिटल मीडिया पे लगाइए, सोशल मीडिया पे लगाइए। तो ये तो अजीबोगरीब बात है। इस सरकार जिसका काम जो है रूल ऑफ लॉ को समाज में लागू करना है, वो रूल ऑफ लॉ की धज्जियां जो है हमारा मीडिया हर रोज वो कर रहा है, हर रोज उसको संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन आप उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहते हैं, और आप जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से नफरत के प्रोपेगेंडे को बढ़ावा देने की तरगीब दे रहे हैं इसके जरिए से। तो हम समझते हैं कि केंद्र सरकार का जो रवैया है बहुत ही अफसोसनाक है। बहुत ही उम्मीद नहीं थी केंद्र सरकार की इस तरह के यानी ऐसे न्यूज चैनलों के दिफा में मैदान में आ जाएगी।
जी इलियास साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि जब उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई तो सोशल मीडिया के ज़रिए यानी कि ट्विटर पर हमने देखा था कि कुवैत से भी उमर खालिद के लिए आवाज़ उठी, अल शरीका जो एडवोकेट हैं उन्होंने आवाज़ उठाई और यही अमेरिकी मुस्लिम काउंसिल यूएनएचआरसी ने भी इसकी आवाज़ उठाई। डॉक्टर कफिल ने भी यूएनएचआरसी को एक रिपोर्ट लिख करके ये कहा कि योगी सरकार जिस तरीके से एक तुगलकी फरमान के जरिए लोगों की आवाजों को खत्म कर रही है उसके ऊपर ध्यान दिलवाया। वर्ल्ड में जिस तरीके से मोदी सरकार की नीतियां चल रही हैं उस पर किस तरीके से कदम आप लोग उठाने वाले हैं? क्या आप लोग भी इसी तरीके से आगे चल के उमर खालिद के लिए आवाज को बढ़ावा देंगे? देखिए, हमारी पूरी लड़ाई जो है हम देश के अंदर ही लड़ेंगे। हम जो है हम ये महसूस करते हैं, हम जानते हैं कि हमारे देश में जो कुछ भी होता है आज के ज़माने में कोई चीज़ है उस बहुत खराब तस्वीर बन रही है। हमारे देश के लोकतंत्र को जिस तरह खत्म करने की कोशिश आवाज आ रही है आपके पास इलियास साहब? नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से इलियास साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इलियास साहब, आपके पास आवाज आ रही है मेरी? इलियास साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, हमारा देश है, हमारे देश के अंदर है, जी हमारे देश के इलियास अंदर जो साहब, है आवाज आ मीडिया रही है आपके है। पास? जी। हमारा जी अब बीच बीच में आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। आप जो कहना चाहते थे उसे मैं सुनना चाहूंगा कि आपने उस किस तरीके से अपनी बात को रखना है आगे। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो कुछ करेंगे, हम जो संविधान के अंदर जो करने का की संभावना है उसी तक हम महदूद रखेंगे अपने आप को। देखिए, दुनिया में जो कुछ देश का नाम बदनाम हो रहा है, ये तो इसकी जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है। वो ये देखे कि अगर आप ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, अगर यहाँ पे लोकतंत्र को खत्म होने किया जाता है, यहाँ का मीडिया जो है एकतरफा चीजों को दिखाता है, तो अब ये चीज जो है देश तक सीमित नहीं रहती है, दुनिया के हर कोने में चली जाती है। इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद है और सोशल मीडिया भी मौजूद है, खुद हमारा मीडिया मौजूद है। तो चीजें बाहर भी जा रही हैं, तो लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, किस तरह से जो है वो लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो खत्म किए जा रहे हैं, किस तरह से जो है यहाँ पर अथॉरिटेरियन रूल लागू किया जा रहा है, किस तरह से जो है यानी मीडिया किस तरह चीजों को पेश कर रहा है। तो ये जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है कि वो देखे कि हमारे देश का नाम बाहर मुल्कों में बदनाम ना हो। लेकिन जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम ये समझते हैं कि हमारे देश के अंदर जो अभी भी जो संविधान जुडिशरी है और भी रास्ते हैं, हम उन्हीं रास्तों को अख्तियार करते हुए उमर खालिद की लड़ाई यही लड़ेंगे देश के अंदर में। जी, तो दर्शकों, आपने सुना, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब। उमर खालिद के केस में क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है, ये भी आपने सुना। दिल्ली पुलिस किस तरीके से एक फरमान के आधार पर चल करके लोगों को टारगेट कर रही है। 11 घंटे पूछताछ की गई और जो मीडिया में एक दावा था उसका अभी इसी पर आपने खुलासा सुना कि कासिम रसूल इलियास साहब ने साफ तौर पर कहा कि हमें ही नहीं पता कि किस तरीके से बातें उमर खालिद से की जा रही हैं, तो मीडिया को ये सब इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है। जहां दिल्ली पुलिस ने खुद ही कहा कि 10,000 चार्जशीट पन्नों में उमर खालिद का दिल्ली दंगा भड़काने में नाम नहीं है और फिर भी उमर खालिद को 10 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया जाता है और कल फिर सुनवाई होगी कड़कड़डुमा कोर्ट में उमर खालिद को लेकर के। उमर खालिद की लड़ाई आगे जारी रहेगी। जो संवैधानिक राइट्स हैं उसके जरिए वो ऐसे ही उस आवाज को बुलंद करेंगे। पर यहां सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार कभी किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, विपक्ष की आवाज संसद में काट दी जाती है और जो सड़कों पर उतर करके इस फरमान के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको जेल में डालने का काम भी ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी है।
किस तरीके से बैकडोर से इमरजेंसी लगाने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से जारी है, इन पहलुओं पर भी लगातार अब बात होती रहेगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।